नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश देव आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीके प्लस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो जैसे आगामी रीट भर्ती जो है उसको ध्यान में रख करके हमने संस्कृत का जो सिलेबस था, संस्कृत के सिलेबस के ऊपर हमने बात की थी और हमें किस प्रकार की रणनीति बना करके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय जाया नहीं करते हुए हम सीधे टॉपिक की बात करेंगे। तो मैंने आपको संस्कृत भाषा के ऊपर बताया था कि आज संस्कृत भाषा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि संस्कृत भाषा। अब दोस्तों, संस्कृत भाषा जो है सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। और अगर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संस्कृत को देववाणी और सुर भारती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुर भारती। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संस्कृत को देववाणी और सुर भारती कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी भी कौन सी है? सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत को कहा जाता है, क्योंकि विश्व की जितनी भी भाषाओं का विकास है वो संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? संस्कृत से। तो सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये तो इसका प्राचीन स्वरूप है, इसके उपनाम हुए। देववाणी भी इसे कहा जाता है, देवताओं की भाषा भी इसे कहा जाता है, सुर भारती भी इसको कहा जाता है और सबसे प्राचीन भाषा भी यही है। तो हम बात करते हैं संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति पर। किस पर? व्युत्पत्ति पर, कि संस्कृत जो शब्द है ये बना कैसे। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं हम। क्या देखते हैं दोस्तों? शाब्दिक अर्थ। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है परिष्कृत भाषा या परिपूर्ण भाषा। कहने का मतलब जो हमें संस्कारवान बनाती है, जो हमें परिष्कृत करती है और हमारे अंदर जितने भी विकार हैं उन विकारों को जो नष्ट करती है वो संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत की व्युत्पत्ति देखते हैं हम। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई कैसे? तो संस्कृत शब्द बना है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से तय प्रत्यय करने पर। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से तय प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो सम क्या है? उपसर्ग है। क्या है दोस्तों? सम उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तय प्रत्यय का त शेष रहता है। क्या रहता है? त शेष बचता है। अब सम उपसर्ग को, सम का जो मैं है, अब सम पदांत है। यहाँ पे क्या है? पदांत है। पदांत का मतलब पद के अंत में। तो पद के अंत में मैं है और मैं के परे क्या है? मो अनुसार सूत्र क्या कहता है? मो अनुसार सूत्र ये कहता है कि मैं पदांत मैं के परे कोई भी व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो मो अनुसार मैं को अनुस्वार में बदल रहा है। तो मैं को क्या हो गया? यहाँ पे अनुस्वार हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, मैं को अनुस्वार कर दिया तो संग धातु क्या है हमारी? क्री, और प्रत्यय क्या है? त, और तय का त शेष। तो संकृत रूप बन के आया। क्या रूप बन के आया? संकृत। लेकिन अभी पूर्णतः संस्कृत शब्द की निष्पत्ति नहीं हुई है। तो अब देखिए, तो यहाँ संग और क्री के बीच में शुट का आगम होता है। किसका आगम होता है? शुट का आगम। अब शुट में भी तय की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और इसका तस्य लोपे से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और से में जो उ है, से में उ की उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपे से उसका क्या हो जाता है? लोप। और इसमें बचता है स शेष बचता है। क्या बचता है? स शेष। अब बात आती है दोस्तों कि सम उपसर्ग और क्री धातु के बीच में शुट का आगम किस सूत्र के आधार पर होता है? तो शुट का जो आगम हुआ है वो हुआ है सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। सम परिभ्याम करोतौ
भूषणे। इस सूत्र के अनुसार सम उपसर्ग और क्री धातु के बीच में सुट का आगम होता है। अब देखिए सुट का आगम हो गया तो बचा क्या, बना क्या, शंग, शय का आगम, क्री और प्लस त। तो इस प्रकार संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो व्याकरणिक नियमों के अनुसार संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, सम उपसर्ग क्री धातु से तय प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनता है, संस्कृत। तो दोस्तों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार से हमें जो कोई भी चीज़ पढ़नी होती है हमें उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, उसकी व्युत्पत्ति मालूम होनी चाहिए, वो बना कैसे और उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए अब संस्कृत का शाब्दिक अर्थ हमने देखा था। संस्कृत जो भाषा है वो प्राचीन भाषा है, संस्कृत देववाणी है और इसको सुर भारती भी कहा जाता है। सभी भाषाओं की क्या है, ये जननी है, इसे देवताओं की भाषा कहा जाता है और ऐसा भी मानते हैं कि आर्यों की भाषा है। तो देखिए संस्कृत का जो अर्थ होता है वो होता है परिपूर्ण भाषा। कहने का मतलब जो हमें संस्कारवान बनाती है, जो हमें शुद्ध करती है, परिशुद्ध करती है, हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं उन विकारों का विनाश करती है। तो वो भाषा कौन सी होती है, संस्कृत होती है। क्या होती है, और शुद्ध रूप में इसको संस्कृत नहीं दोस्तों, संस्कृत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, संस्कृत। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम भाषा शब्द की। दूसरा शब्द है हमारे पास भाषा। क्या है दोस्तों, भाषा। अब भाषा की जो परिभाषा है वो है भाष्यते अन्या इति भाषा, और ये परिभाषा दी है आचार्य दंडी ने। और दंडी जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्यादर्श। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में ये कहा है कि भाष्यते अन्या इति भाषा, अर्थात विचार और भाव अभिव्यक्त करने वाली, विचार और भाव अभिव्यक्त करने वाली। कहने का मतलब यह है कि विचार विनिमय के साधन को भाषा कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो उनके बीच की भाषा है। तो कहने का मतलब अब इसमें आया विचार और भाव। अब इसमें दो शब्द आए, तो विचार क्या होता है और भाव क्या होता है। अब देखिए विचार जो होते हैं वो मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। कहाँ होते हैं, मस्तिष्क में। और भाव का संबंध होता है आत्मा से। किससे होता है, आत्मा से। तो कहने का मतलब यह है मस्तिष्क में जो विचार आया वो भी भाषा का रूप है, और आत्मा से जो भाव पैदा होगा वो भी क्या है, भाषा का रूप है। अब देखिए दोस्तों, साधारणतः इसकी जो परिभाषा है वो है विचार विनिमय के साधन को, विचार विनिमय। और विनिमय का मतलब होता है दोस्तों आदान प्रदान करना। क्या करना, आदान प्रदान करना। तो विचार विनिमय के साधन को, विचार विनिमय के साधन को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विचार विनिमय के साधन को भाषा कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम जिस प्रकार हमने संस्कृत शब्द को व्युत्पत्ति के आधार पर देखा था, व्याकरणिक नियमों के आधार पर देखा था, उसी प्रकार हम भाषा शब्द को भी व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि इसकी रचना कैसे हुई, ये शब्द कैसे बना। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, भाषा जो शब्द है आपका, ये आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। किसका शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब भाषा शब्द भास धातु से, किससे, भास धातु से अच प्रत्यय करने पर, हम भाषा शब्द पढ़ रहे हैं और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ रहे हैं। तो
भाषा जो शब्द है भाष धातु से अच प्रत्यय करने पर। अब देखिए भाष का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या बताना, बोलना या बताना। भाष धातु का ये शाब्दिक अर्थ है। तो भाष क्या है यहाँ पे, धातु है, और अच क्या है, प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तो अच के च की हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है और अशेष बचता है। क्या शेष बचता है, अशेष बचता है। तो भाष प्लस ए बराबर ये हो गया आपके भाष। ये मूलतः शब्द निकल के आया और भाष का अर्थ होता है बोल, वचन या कथन। ठीक है दोस्तों, भाष धातु से अच प्रत्यय करने पर भाष शब्द की निष्पत्ति होती है और भाष शब्द का अर्थ होता है बोल, वचन या कथन। अब ये जो भाष जो शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। किसका है दोस्तों, अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। अब देखिए भाष शब्द अकारांत पुल्लिंग का है तो भाष शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ने पर, कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय जोड़ने पर भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो टाप प्रत्यय में पै की हलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाता है। जब हम प्रत्यय वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रत्यय वाले टॉपिक में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उस समय के प्रत्यय में किस प्रकार हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है, किस प्रकार उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा के विधायक जो सूत्र हैं उनको भी पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रत्यय के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टाप प्रत्यय का जो पे है इसकी हलंतम सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा, और तस्य लोपे से उसका हो जाता है लोप। अब बचा इसमें टाप। टाप में भी चुटु सूत्र लगेगा। अब चुटु सूत्र ये कहता है कि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में ट वर्ग का या च वर्ग का या ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से, चुटु सूत्र से। तो ट की इत संज्ञा कर दी। अब ट में इसमें शेष बचा आ। क्या शेष बचा दोस्तों, आ। अब इधर है भाष, अब भाष प्लस आ। अब से में ए है और सामने क्या है, आ। अब अकश वर्णे दीर्घ, ए आ के बाद ए आ हो तो आ दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो इस प्रकार रूप क्या सिद्ध हुआ, बचा क्या अपने पास, भाष और आ। अजीर्णम परिण संयोजम क्या कहता है, अचहीन के परे अगर स्वर हो तो वो स्वर किस में मिल जाएगा, हलंत वर्ण में मिल जाएगा। तो भाषा शब्द की निष्पत्ति होती है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, हमने यहाँ जो प्रत्यय जोड़ा है टाप, ये है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय जो हैं वो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों को स्त्रीलिंग का बना देते हैं। तो भाष शब्द जो था ये पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग का शब्द था और अकारांत पुल्लिंग के शब्द में हमने स्त्री प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा दोस्तों, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर भाष जो शब्द है वो भाषा शब्द बना स्त्रीलिंग का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाप प्रत्यय क्या है हमारा, स्त्री प्रत्यय है और भाष शब्द में स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर, टाप जोड़ने पर भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और भाषा शब्द का अर्थ होता है जो विचार और भावों को व्यक्त करती है, अर्थात विचार विनिमय के साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा। और मैंने आपको दो शब्द बताए थे इसमें, विचार और भाव। तो विचार का संबंध होता है मानव मस्तिष्क से और भाव का संबंध होता है मानव के हृदय से, आत्मा से संबंध रखता है भाव। ओके दोस्तों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं भाषा के प्रकार की। किसकी, भाषा के प्रकार की, कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। अब अर्थ की दृष्टि से इसके मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से प्रकार माने जाते हैं, एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित। दोस्तों जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मौखिक कहने का मतलब जिसको मुख से बोला जाए, कहने का मतलब अब मैं आपसे जो वार्तालाप कर रहा हूँ ये मौखिक है। क्या है, मौखिक है। और जैसे ही मैंने आपको श्यामपट्ट पर लिख दिया ये लिखित हो गया। क्या हो गया, लिख दिया। अगर बोल करके बोलचाल की भाषा में दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे वो मौखिक स्वरूप हो जाएगा।
और यदि हम पत्राचार का व्यवहार करते हैं, किसी के साथ लिख करके कोई अपनी सूचना है उसको आदान प्रदान करते हैं, वो उसका लिखित रूप हो जाएगा। दोस्तों इसका एक और रूप चलता है सांकेतिक। सांकेतिक कहने का मतलब जो संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो। कहने का मतलब पशु पक्षियों की भाषा और अंधे बहरे गूंगे जो लोग होते हैं उनके जो हाव भाव हैं उनको देख करके पहचाना, वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार इसके आपको ध्यान रखने हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मुख्यतः अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपसे बिल्कुल व्याकरण के एक अगले नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक के लिए इतना ही। और दोस्तों जितना हो सके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।